दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस बात को लेकर के बहस चल रही है, हालांकि मुद्दा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 का है, लेकिन उसकी सुनवाई करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी मेरे ख्याल में पूरा देश सुनना चाहता था और इसकी जिरह पिछले काफी दिनों से चल रही थी। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार इस बात को उठा रहे थे कि संसद सबसे ऊपर है, कि कोर्ट ऊपर है, और वो ये दलील रख रहे थे कि हमारे संविधान में वी द पीपल, इसको ध्यान में रखते हुए संविधान बना है, देश के नागरिक सबसे ऊपर है और नागरिकों का प्रतिनिधित्व सांसद करते हैं और संसद में जो कानून बनाते हैं उसको कोर्ट केवल विवेचना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता। जगदीप धनखड़ हर मौके पर खुले मंचों से इस बात को उठा रहे थे कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल इसको कोर्ट में ले जाया गया है और 5 जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही है, आखिरकार क्या यह पीठ संवैधानिक है? यह सवाल उठाया जा रहा था। पूरे देश में कानूनविद इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो जगदीप धनखड़ जी भी कानून के अच्छे जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने एक कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब देश बना, संविधान बना, उस समय जो संसद में जितने जज थे उसके अकॉर्डिंग ये तय हुआ था कि 5 जो है बहुसंख्यक में होते हैं, क्योंकि 8 जज थे, तो उसमें से 5 अगर जज सुनवाई करेंगे तो 8 में से 5 अगर सुनवाई करते हैं तो उसमें से वो बहुसंख्यक मान लिए जाएंगे और वोटिंग के समय उसमें वो पलड़ा ठीक रहेगा। और इसीलिए उस समय कानून बना दिया कि 5 जजों की खंडपीठ संसद की बनाए हुए कानून की विवेचना कर सकती है, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी थोड़ा बहुत कर सकती है। लेकिन आज की डेट में जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि जब आज 34 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो इसमें 19 जजों की खंडपीठ ही केवल संवैधानिक पीठ कही जाएगी, उससे कम के जजों की खंडपीठ को संवैधानिक पीठ नहीं कहा जाएगा। और इसलिए वक्फ बोर्ड पर सुनवाई करने वाली 5 जजों की खंडपीठ सवालों के घेरे में आ गई। जगदीप धनखड़ जी का वो जो सवाल था, बीआर गवई ने ये वक्फ बोर्ड पर सुनवाई करते हुए, अमेंडमेंट बिल पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की और उन्होंने कहा संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक कोई ठोस मामला नहीं आता कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ी बात बीआर गवई ने कही है। और इसको सुनने के बाद कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और पूरी कांग्रेस और जो इकोसिस्टम है उनके होश उड़ गए कि ये जज साहब ने कह क्या दिया। इनको लग रहा था कि जज साहब इसमें फटकार लगाएंगे, वक्फ बोर्ड पे कोई तत्काल स्टे कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से बीआर गवई की खंडपीठ ने मना कर दिया। आपको बता दूं, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह, इनकी पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है और इन्होंने तय कर दिया कि इस मामले में हम केवल 3 मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ना कि पूरे कानून पर। पूरे कानून पर सुनवाई का अधिकार कोर्ट को नहीं है। यह बीआर गवई की बातचीत से, उनकी टिप्पणी से जाहिर हो गया है। हालांकि कपिल सिब्बल ने इसको यह कहा कि नहीं 3 मुद्दे के अलावा और भी मुद्दे हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि पिछली बार जो पीठ बनी थी, अब तो वो रिटायर हो गए जज, तो उन्होंने तय कर दिया था। और जस्टिस खन्ना ने जब यह तय किया कि भाई इसमें जो है केवल हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। 1, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम का होना, इस पर ऑब्जेक्शन है। नंबर 2, वक्फ बोर्ड के तहत सरकारी भूमि की पहचान करना। नंबर 3, वक्फ बाय यूजर। 3 प्रमुख मुद्दे ये खुद ये वकीलों ने बताए। पिछली पीठ जब बनी थी, उन्होंने जितने भी वकील आए थे वक्फ बोर्ड की तरफ से इस कानून का विरोध करने, जो मोदी ने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया, तो जज साहब ने कहा कि आप अपने मुद्दों को समराइज करके और ये इनको सबको एक वकील के कुछ वकील अपने आप चुन लो और वो उस पर सुनवाई करेंगे। तो 3 बड़े पॉइंट बने थे। लेकिन आज कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी, इन सबको लग गया कि हमारे ये तीनों मुद्दों पर हम बैकफुट पर हैं, क्योंकि जो सीजेआई ने सवाल पूछे कपिल सिब्बल से, एक एक करके उन सवालों पर वो बगले झांकते हुए दिखाई दिए, अपनी ही बातों में फंसते हुए कपिल सिब्बल दिखाई दिए। और जो भी दलीलें उन्होंने कोर्ट में रखी हैं, उन दलीलों को सुनने के बाद अब ये लग रहा है कि वाकई में अब सुप्रीम कोर्ट से ये जो वक्फ बोर्ड के वकील आए हैं, इन सब मौलाना मौलवियों को झटका लगने वाला है। कपिल सिब्बल ने दलील रखी एक एक करके और कपिल सिब्बल ने कहा, देखिए जी, ये जो है बात चल रही है कि अगर ये इसको अधिग्रहण कर लेगा एएसआई
तो एएसआई के अधिग्रहण करने के बाद, पुरातत्व विभाग के अधिग्रहण करने के बाद जो मस्जिद हैं उनमें पूजा करने का अधिकार नहीं रहेगा। इस पर सीजेआई ने खुद से जवाब दिया। सॉलिसिटर जनरल बाद में बोलते, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं खुद खजुराहो गया हूं और खजुराहो के मंदिरों में वो एएसआई का संरक्षित है, पुरातत्व विभाग के देखरेख में मैं गया था और वहां मैंने देखा कि मंदिर में पूजा पाठ नियमित रूप से चलती है, निर्बाध चलती है, कोई रुकावट नहीं है। फिर इस पर कपिल सिब्बल ने दूसरी टिप्पणी रखी कि साहब गैर मुस्लिमों का ट्रस्ट में होना, ये एक धार्मिक ट्रस्ट है और ये मुसलमानों की ट्रस्ट है, इसमें गैर मुस्लिम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वक्फ की हुई संपत्ति तो कोई भी। अब इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ करने के लिए कोई भी कर सकता है, मुस्लिम ही नहीं, ये कानून में है, तब गैर मुस्लिम ट्रस्ट में क्यों नहीं हो सकता? ये कोई धार्मिक नहीं है, ये एक ट्रस्ट है। इस पर कपिल सिब्बल की दलील थी कि गैर मुस्लिम इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि यह संस्था मुसलमानों की है। इस पर भी सीजेआई ने कपिल सिब्बल की क्लास लगाई और उन्होंने कहा कि देखिए मैं खुद एक बौद्ध हूं और मैं बोध गया में जाता हूं, वहां बौद्ध भी हैं उस ट्रस्ट में और हिंदू भी है। हिंदू तो गैर बौद्ध हो गया ना, तो जब दोनों में कोई दिक्कत नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों का मामला है, तो मुसलमान से अलग कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह दलील भी फेल हो गई। तीसरी बात आई रजिस्ट्रेशन की, तो कपिल सिब्बल से पूछा कि भाई रजिस्ट्रेशन से आपको क्या दिक्कत है? अगर सरकारी संपत्ति उसकी पहचान करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है तो भाई सरकार की जो संपत्ति है वो सब रजिस्टर होती है। दुनिया में कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो किसी ना किसी के नाम ना चढ़ी हो। भारत के अंदर भी कोई नदी होगी, कोई तालाब होगा, कोई खेती की जमीन होगी, कोई रेजिडेंशियल एरिया होगा, सब कहीं ना कहीं दस्तावेजों में दर्ज है, या तो सरकार की है या किसी की व्यक्तिगत है, लेकिन दर्ज सारी है। और प्रॉपर्टी के पेपर, प्रॉपर्टी के डाटा, ये सारा का सारा सरकार के पास होता है। तब सरकार पहचान करने को अगर कह रही है और वो ये कह रही है कि वक्फ के पास जो भी प्रॉपर्टियां हैं उनको रजिस्टर्ड करें, उनके वैलिड पेपर हमें दें, किसके नाम चढ़ानी है, किसने दान दिया, वक्फ के नाम कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे बताएंगे? आज किसी ने वक्फ को मोजबानी कह दिया कि साहब मेरी वक्फ की मैं दान देता हूं, कल को उसकी औलादे कहें कि साहब हम तो नहीं दे रहे दान, या उसकी विधवा किसी की है या तलाकशुदा महिला है, वो कहती है साहब हमें तो पालन पोषण के लिए इस जगह की आवश्यकता है। डिस्प्यूट के मामले में सरकार कैसे फैसला करेगी जबकि उसके पास दस्तावेज नहीं है? इस पर भी रजिस्ट्रेशन का मामला जब आया तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के ये सीजेआई साहब ने पूछा कि आप मुझे ये बताइए, कपिल सिब्बल से पूछा कि रजिस्ट्रेशन पर आपको दिक्कत क्या है? तो वो बोलते हैं साहब 500 साल पहले, 300 साल पहले तब ये रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो ये कहां से पेपर आएंगे? इस पर सॉलिसिटर जनरल बीच में आए और उन्होंने बोला देखिए हम 300-500 साल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जब से होता आया वो सन है 1923। 1923 के बाद 1956 में संशोधन हुआ, उसके बाद लगातार 2 संशोधन हुए, तब भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। इस पर जब सीजेआई ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, 300-500 साल पहले रजिस्ट्रेशन कहां होता था? तो अगर 1923 में होता था, 1956 में होता था, तब आप मना क्यों कर रहे हो? कपिल सिब्बल सोच रहे थे झूठ बोल के निकल जाएंगे, सन को इधर उधर करेंगे। इस पर आपको बता दूं कि कड़ी फटकार लगाते हुए यह भी हुआ कि जो कपिल सिब्बल बोल रहे हैं इनसे पूछा जाए, और अगर ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन पहले नहीं होता था तो उसको रिकॉर्ड पे लिया जाए। रिकॉर्ड पे लिए जाने का मतलब है फंस गए। इस पर कपिल सिब्बल ने दाएं बाएं करना शुरू कर दिया और कह रहे हैं साहब मुझे जो है एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि वो 1923 है कि 1956 है। चलिए इस बात को देखते हुए जो सारा कुछ लग रहा है कि अब इस मामले में एक और दलील कपिल सिब्बल ने दी और उसने कहा कि सरकार ने इस कानून में संशोधन करते समय किसी से राय नहीं ली। यह भी झूठ था, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने इसके पहले ही प्रमाण कोर्ट में रख दिए हैं और अब हालांकि कोर्ट ने कहा है कि कपिल सिब्बल अगर कह रहे हैं इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए कि किसी से बहस नहीं की गई, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 पे संसद में घंटों की बहस हुई है और उस बहस में सभी नेता, विपक्ष और प्रतिपक्ष दोनों और पक्ष वालों ने भाग लिया। उसके बाद वोटिंग हुई। लोकसभा में 288 सांसदों ने वोट किया पक्ष में
और 232 ने विपक्ष में वोट किया है, जो बताता है कि वो संसद में उपस्थित थे, बहस में उपस्थित थे। राज्यसभा में 128 सांसद पक्ष में वोट किए, 95 ने विरोध में वोट किया, लेकिन कोई सांसद ये नहीं कह सकता हम बहस में शामिल नहीं थे, क्योंकि वोट की है। आपने विरोध किया वो बात अलग है, लेकिन ये रिकॉर्ड पर है कि बहस हुई है। कपिल सिब्बल कोर्ट को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर जब फटकार लगी है तो अब आप समझ लीजिए कि अब इस मामले में दिशा दशा क्या होने वाली है, ये कहने की जरूरत नहीं है। सबको जिस बात को लेकर इंतजार था, बहस तो इसी बात पर मेन है कि क्या संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को आप कोर्ट में चुनौती देकर बदलाव कर सकते हैं। इसका इशारा सीजेआई ने कर दिया है कि संसद द्वारा पारित कानून में जो धारणा है, जब तक कोई ठोस मामला नहीं हो उस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और वो ठोस मामला क्या है कि किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो रहा है, देश हित की कोई बात है, तब उसमें कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंह भी हो, कह रहे हैं साहब ये संशोधन कैसे हो गया, ये संशोधन नहीं करना चाहिए था। मैं एक बात कह रहा हूं कि मान लीजिए आज जो है हमारे पाकिस्तान से संबंध खराब हो गए हैं, युद्ध की स्थिति है, कल को बांग्लादेश से भी हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तुर्की से भी अब इस समय पता लग रहा है कि वो भी हमारे देश में दुश्मनी पैदा कर रहा है, चीन से भी हमारे हालात ठीक नहीं है, और बीच में अमेरिका भी अब ऐसा आ रहा है। तो अगर मान लीजिए हमें जरूरत पड़ेगी कि संविधान में हम कोई ऐसा कानून बनाएं कि जो भी व्यक्ति ये जो हमारे देश के दुश्मन है या देश का नुकसान चाहते हैं, ऐसे देशों के पक्ष में कोई बात करेगा, उनके पक्ष में नैरेटिव चलाएगा, उनको फायदा पहुंचाने की कोई बात करेगा, मान लीजिए जरूरत पड़ती है, जैसे अभी पाकिस्तान को लेकर कुछ लोग पकड़े गए हैं कि वो पाकिस्तान में जाकर उसको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब ऐसा कोई कानून का परिवर्तन का जरूरत पड़ी कि भाई कोई जो है इन देशों की यात्रा करेगा तो भारत की कोई भी गोपनीय चीज यदि लीक करता है तो उनके खिलाफ हम प्रॉपर्टी जब्त करने का, उम्र कैद देने का, कड़ी सजा का प्रावधान करने का कोई कानून बनाए। तो भाई ये तो कपिल सिब्बल कहेंगे कि साहब कानून क्यों बदला जा रहा है, पहले तो नहीं था, ये संविधान की मूल भावना है, फला फला धारा का उल्लंघन है। अरे भाई 25, 26 धारा, 25, 26, 27, 28 धारा का आप उल्लंघन कह रहे हो, वो कभी रहा होगा, लेकिन आज की समय के अनुसार जब वक्फ बोर्ड में लूट मची है और सरकारी संपत्तियों को और गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हो रहा है, ऐसे में सरकार को अगर कंप्लेंट मिल रही है, लाखों कंप्लेंट पूरे भारत से मिल रही है, तब ऐसे में संशोधन की जरूरत महसूस हुई तो क्यों ना संशोधन कर दिया जाए। आप पुरानी दलीलें रखते रहेंगे, संविधान के कानून की धाराएं बताते रहेंगे, फला का उल्लंघन है, फला का उल्लंघन है। भाई उल्लंघन होगा, लेकिन आज के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने कई प्रॉपर्टियों पर, सरकार की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आज सरकार उसमें बदलाव करना चाहती है तो गलत क्या है। आप कहोगे कि फला धारा का उल्लंघन है, कोर्ट में सरकार कह रही है कि हम आज के हालात के अनुसार हमारी संसद में हमने कानून बनाया है जिसमें किसी को बदलाव का अधिकार नहीं है, जब तक कि हम किसी के साथ कोई अन्याय ऐसा ना कर रहे हो, पक्षपात, द्वेष, विद्वेष के साथ।